हेलो एवरीवन। विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि काफ़ी सालों के इंतजार के बाद कल 21 सितंबर 2024 को जेएसएससी आयोग द्वारा सीजीएल की परीक्षा को कंडक्ट करा लिया गया है। आज हम लोग कल आयोजित हुए पेपर 3 के 150 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स की के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि 150 क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के आंसर क्या हों वो कम से कम समय में हम आपको उपलब्ध करा दें। अभी तक आंसर्स की और एनालिसिस आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देख भी लिए होंगे। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि काफ़ी सटीक उत्तर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से वेरीफाई करते हुए प्रोवाइड करते हैं और एक उम्मीद है कि आयोग के द्वारा दिए जाने वाले आंसर और हमारे द्वारा दिए जाने वाले आंसर्स में बहुत ज़्यादा अंतर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो के साथ में इस पीडीएफ और इस पीडीएफ के आंसर्स की को भी हम लोगों ने अटैच किया है। जो लोग चाहते हैं कि क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को अपलोड करना चाहें या डाउनलोड करना चाहते हैं तो आसानी से उस लिंक के माध्यम से आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कल पेपर 3 जीएस की हुई एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर पूछा गया है रीजनिंग एनालॉजी का कि पी जेड क्यू डब्ल्यू एन एक्स ओ यू है, तो इसका आंसर हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है। इसका आंसर क्या होगा अगर हम ये देखें कि पी जेड और एन के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो ये -2 का है, जेड और एक्स के बीच में ये डिफरेंस -2 का है, Q और O के बीच में डिफरेंस -2 का है और W और U के बीच में ये डिफरेंस -2 का। इट मींस कि अगर हम F के साथ -2 का डिफरेंस जाए तो हमें मिलेगा D। और यहाँ पर सबसे पहला ही ऑप्शन जो है आपका C, ये आंसर हमें आगे सिर्फ बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है P और Q बहनें हैं और R और S भाई हैं। P की बेटी R की बहन है, S का Q का संबंध क्या है। तो अगर इन दो बहनों के साथ में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर हमारा उत्तर प्राप्त हो रहा है मौसी। क्वेश्चंस में यहां पर ये लिखा गया है चाची, बट इंग्लिश में इसका आंसर क्या होगा, आंट होगा। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी। इन सभी के अगर डिटेल वीडियोज आपको चाहिए सारे क्वेश्चंस के सारे सेक्शंस के तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबके डिटेल वीडियो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी फैकल्टीज के द्वारा आपको अपलोड करके उपलब्ध करा दिया जाएगा। हम लोग बस अभी बात करते हैं आंसर्स को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि एक व्यक्ति 32 वर्ष की आयु में अपने पहले बेटे का पिता बना। जब उसका बेटा 7 वर्ष का हुआ तो उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी। पिता और माता के आयु का अंतर पूछा गया। तो आज से 7 वर्ष पहले बेटे का जन्म हुआ है, इसका मतलब है कि वर्तमान में उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 32 + 7 दैट इज क्या होगा, 39। वर्तमान में माता की आयु है 35। इट मींस कि 39 और 35 का डिफरेंस कितना होगा, आपका 4 ईयर्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद कहा गया है कि यदि राशन को ओ एक्स क्यू एफ एल क्यू लिखा जाता है तो लंबर को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल, अगर यहां पे डिफरेंस देखें आर और ओ का डिफरेंस लें तो -3, ए और एक्स का डिफरेंस ले तो -3। तो इट मींस कि हमारे यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मल्टीप्लाइड बाय स्टार बी का अर्थ है ए को बी से गुना, ए को ए @ बी का अर्थ है ए को बी से भाग दें, ए क्वेश्चन टैग बी का अर्थ है बी को ए से जोड़े और ए = बी का अर्थ है बी को ए से घटाएं। यहां पर इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारा आंसर यहां पर प्राप्त होता है आपका 55। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि बांध वाले सभी राज्यों में पानी की कोई समस्या नहीं है और एक राज्य में कोई बांध नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम देखें कि बांध वाले राज्यों में पानी की कोई समस्या नहीं है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि कहा गया है कि निष्कर्ष कौन सा सही होगा। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही क्या होते हैं, अनुसरण करते हैं। क्योंकि देखिए अगर बांध है तो वहां पे पानी की समस्या नहीं होगी और जहां बांध नहीं है वहां पर पानी की समस्या देखने को मिलेगी, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। इसके बाद कहा गया कि पी ने उत्तर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, इसके बाद वो दाएं मुड़ती हैं और उसके बाद फिर वो अपने दाएं मुड़ती हैं और पूछा गया कि अभी वो किस दिशा में चल रही थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपको आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि यहां पर 1:8 है, साइमल्टेनियसली = 64। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम 1 का क्यूब 1 लिख सकते हैं, यहां पर 2 का क्यूब
आप 8 लिख सकते हैं। और यहां पर पूछा गया है कि किस संख्या का वैल्यू क्या होगा, और यहां पर हम इसको देख सकते हैं कि अगर 4 का क्यूब लेते हैं तो ये आता है 64। इट मीन्स कि 1 2 और ये 3 का क्यूब यहां पर होना चाहिए, और 3 का क्यूब हमारे पास होगा 3 3 9 3 27। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास कहा गया है कि एक मेढक 4.5 मीटर गहरे सूखे कुएं में फिसलन की दीवारों के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है। हर बार मेढक 30 सेंटीमीटर कूदता है और 15 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाए तो कुएं से बाहर निकलने के लिए मेढक को कितने कूदों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इस सवाल को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसे सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि जो आपके पास जो संख्या बताई गई है, ठीक है, यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके पास बताए गए हैं, वो अगर हम देखें, इस तरफ हम सॉल्व करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर मान लेते हैं कि हमारे पास अगर n होगा, तो यहां पर कहा गया है कि कुल कितना मीटर है, 4.5 मीटर। तो इस 4.5 मीटर को, और यहां पे टर्म है आपका सेंटीमीटर, तो हम इसे भी क्या करेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या कहता है कि आप लास्ट टर्म जो है आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि लास्ट टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को घटाएं और डिवाइड कर दें आप कि टाइम का डिफरेंस कितना बोला गया है, और उसके साथ आप +1 को कर दे। तो यहां पर देखें कि जो आपके पास जो मतलब कि लास्ट टर्म है वो उसे कितनी ऊंचाई तक चढ़ना है, 450 तक। फर्स्ट टर्म कितनी कूद लगाई है उसने, 30। कहते हैं कि 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर कूदता है और 15 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाता है, यानी कि इनका अगर डिफरेंस देखें तो ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस हम लेते हैं 15 अब +1। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 420 डिवाइडेड बाई 15 +1, इसे सॉल्व करें तो 28 + 1 दैट इज कितना होगा आपका 29। हमारे यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। यहां पर कहा गया है कि शब्द क्लोज के अनुसार, यानी कि डिक्शनरी वर्ड के अकॉर्डिंग जो अल्फाबेट्स जैसे A B B C इस तरह से चलता है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिलेगा। एक संख्या n 9 को 99 टाइम्स लिख करके बनाई गई है, n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहां पर आंसर आपका 11 होगा। अगर इसकी डिटेल और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने और इसी तरह के दूसरे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ आपको 13 के डिविजिबिलिटी रूल के भी बारे में आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप बताएं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए संख्या 10 टू द पावर n+1 के अंकों का योग 2 होता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका किसी भी पूर्ण संख्या n के लिए। किसी भी पूर्ण संख्या n के लिए क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि हम यहां पर 10 टू द पावर n का जो वैल्यू है +1, ठीक है, तो n की वैल्यू हम 0 से रखना स्टार्ट करते हैं। तो 10 का पावर 0 + 1 दैट इज 1 + 1, ये हमारे पास ट्यू आता है। n की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो हम लेंगे 10 टू द पावर 1 + 1 दैट इज कितना हो गया 10 + 1, ये हमारे पास 11 आता है। और 11 में आप 1 + 1 क्या पाएंगे, आपका 2। इसी तरह से अगर 10 की पावर हम 2 रखते हैं +1 करते हैं तो ये आता है आपका 100 + 1, इसकी वैल्यू आती है 101। और इस टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो 1 + 0 + 1 दैट इज कितना होता है आपका 2। इट मींस कि यहां पर ये एक होल नंबर होगा, होल नंबर जो आपके पास 0 1 2 3 4 4 एंड nth टर्म तक जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संख्या 3798125 P3697 से डिवाइड किया गया, क्या इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू 6 होगी। नेक्स्ट आपके पास यहां पर जो क्वेश्चंस आपके पास दिए गए हैं कि डोंकी ब्रेस, मतलब कि अगर गधा चिंघाड़ता है तो मंकी क्या करता है, तो खिखियाता है। उसका आंसर होगा आपका चैटर्स होगा। साउंड्स के लिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 17 + 17 289 5। अगर हम ध्यान से इसको लॉजिक को देखें तो 17 + 17 इट मींस कि 17 का स्क्वायर 289, 5 ऐड किया गया है। 18 + 18 18 का स्क्वायर 324 प्लस 5 आपका लिख दिया गया है। 19 का स्क्वायर 361 और एंड में 5 है। इट मींस कि अगर 23 का स्क्वायर हम लें तो 529 और उसके लास्ट में अगर 5 लिख दे तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक कागज को फोल्ड किया गया है और एक आकृति बना करके इस तरह से उसको कट की गई है। तो सिंपल सा देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देखिए कि अगर हम इस पार्ट में कट लगाते हैं, यहां पर कट लगाते हैं
तो जो नेक्स्ट पार्ट खुलेगा उसमें भी इस तरह की वैल्यू होगी। इन सभी ऑप्शंस में अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर तो एक वैल्यू दिख रहा है, बट जहां से कट लगा है वो पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह के सैंपल्स के साथ रिलेटेड एक आंसर हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी चीजों को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट बेसिक जो टर्म है कि अगर हमने कट लगाया है तो खोलने के बाद नीचे के पार्ट में ऐसा कट हमें दिखना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है कि मिरर इमेज नहीं बल्कि वाटर इमेज पूछा गया है। तो वाटर इमेज में अगर हम मान लेते हैं कि हम एक टर्म्स को ऐसे लिखे, ग्रुप है तो ग्रुप के वाटर इमेज को हम देखें तो हमारा आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहां पर पूछा गया है कि 21, 56, 70, 45, 87 और 84, 150, 80 और यहां पर क्या होगा। तो सिंपल से अगर इसके सॉल्यूशंस को अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसके डिफरेंस को देखें तो इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास देखने को कितना मिलेगा कि 56 और 21 का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका 35, और इस 35 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आपके पास मिलता है 70। इसी तरह से 45 और 87 का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को भी अगर हम लोग लेकर के सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस आपके पास कितना होगा, 42 का। इन दोनों का डिफरेंस आपके पास होगा 42 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 84। इट मींस कि 180 और 115 के डिफरेंस को अगर हम लोग लें तो यहां पर हमारे पास होगा 65, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 130। तो हमने क्या किया कि 56 और 21 के टर्म का डिफरेंस उसका ट्वाइस किया, 87 और 45 के डिफरेंस उसके ट्वाइस किया, तो 180 और 115 के डिफरेंस को लेकर के उसको ट्वाइस करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होगा, 130 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, यहां पर आपके पास कहा गया कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो सिंपल से देखिए कि ट्रायंगल्स के फॉर्मूले के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है कि अगर ट्रायंगल्स आपके पास इस तरह से बन रहे हैं, 6 हेड है, तो यहां पर बेसिक जो ट्रायंगल्स की संख्या होगी 8, और अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 5 हेड के ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो यहां पर बेसिक ट्रायंगल की संख्या होती है आपके पास 10। 1, 2, 3, 4 और 5 आपके पास बन रहे हैं तो यहां पर ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी, 8। तो अगर हम उसको काउंट करें तो 8 प्लस इस बेस के द्वारा आपके पास 2 ट्रायंगल आपके पास बन रहे हैं, तो 8 और प्लस 2 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो यहां पर आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, आपका 14 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, यहां पर पूछा गया है कि दिल्ली, श्रीलंका और एशिया। तो सिंपल सी बात है कि आंसर नंबर, दिल्ली आपके पास इंडिया की कैपिटल, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, और ये दोनों ही जो हैं आपके पास एशिया में देखने को मिलेंगे, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। वायरस के सवाल पूछे गए हैं ऑलमोस्ट, अगर आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देखें तो हमारे कोचिंग विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर के जो कंप्यूटर के नोट जो आपको टेलीग्राम चैनल पे आसानी से मिल सकते हैं, वहां पर आप कंप्यूटर के नोट देखें तो ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके पास आंसर सॉल्व करने को मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कंप्यूटर के फ्री नोट्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके विश्वेश्वरैया सेंटर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज यहाँ पर आंसर होगा। दूसरी चीज है कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार का ट्रांसमिशन शामिल है। तो देखिए, अगर हम लोग वे ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो 3 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब हो गया कि वन वे कम्युनिकेशन, आप केवल सेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास कीबोर्ड जो होता है, इस कीबोर्ड से हम इंफॉर्मेशन को केवल सेंड कर सकते हैं, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, ये सिंप्लेक्स होगा। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि टू वे कम्युनिकेशन बट एट अ डिफरेंट टाइम। मतलब क्या कि सेंडिंग भी होगा, रिसीविंग भी होगा, बट एक समय में कोई एक ही काम होगा। जैसे रेलवे की पटरी, रेलवे की पटरी पर एक बार में या तो ट्रेन जा सकती है या तो आ सकती है। या पुलिस वालों को आपने देखा होगा कि वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं, तो एक टाइम में वो केवल या तो बोल सकते हैं या तो सुन सकते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन है बट एट अ डिफरेंट टाइम आपका पास होता है, वो होता है आपका हाफ डुप्लेक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर और कीबोर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सिंप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि टॉप डाउन लैंग्वेज पूछा गया है। तो अगर देखें टॉप डाउन लैंग्वेज में आपके पास सी और फॉर्टन ये दोनों ही होते हैं, बट बेसिकली जो यहां पर आंसर हम लोग चूज कर रहे हैं सी के लिए, देखना है कि आयोग किसको चुन रहा है, बट मोस्ट ऑफ द वेटेज जो जाएगा वो ऑप्शन सी के लिए, यानी कि सी लैंग्वेज जो है इसको हम लोग मानते हैं आपका टॉप डाउन लैंग्वेज। और बाकी जो अदर्स जो लैंग्वेजेस हैं ये बॉटम अप लैंग्वेजेस के कैटेगरी में आते हैं, बट फॉर्टन भी आपके पास टॉप डाउन लैंग्वेज है, बट देखना है आयोग इसके लिए क्या आंसर देता है।
इसके बात कर रहा है कि वेबसाइट या वेब सामग्री देखने के लिए वेब सर्वर का उपयोग करते समय क्लाइंट क्या भेजता है। तो सिंपल सी बात है कि क्लाइंट जब किसी सर्वर पर किसी चीज को भेजता है तो एक रिक्वेस्ट करता है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि इंटरनेट आप इस्तेमाल करें और कनेक्टिविटी या सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपको लिख भी देता है रिक्वेस्ट कान बी प्रोसीड या रिक्वेस्ट फेल, इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो क्लाइंट क्या भेजता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वेबसाइट के नाम को उसके आईपी से सही ढंग से जोड़ता है। तो अगर हम देखें कि सिंपल सा बहुत आसानी से आप इसका आंसर देख सकते हैं, ये होगा डीएनएस, ठीक है, क्योंकि डीएनएस का फुल फॉर्म ही आपके पास होता है डोमेन नेम सिस्टम, है ना, इसका नाम ही दिया गया है आपका डोमेन नेम सिस्टम। और ये डीएनएस ही क्या करता है कि किसी भी आईपी को उसके वेबसाइट से जोड़ने का काम आपका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहा गया है कि आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की सुविधा किससे मिलती है। तो इसका आंसर होगा आपका वेब मेल इंटरफेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास कि कौन सा डेटा पदानुक्रम का सबसे छोटा और सबसे बड़े तक का सही क्रम है। तो यहां पर सबसे, अगर हमें पता है कि कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है वो होती है आपकी बिट, इट मींस की बाइनरी डिजिट 0 और 1, और जो कंप्यूटर की, जो पर्सनल कंप्यूटर की जो मैक्सिमम मेमोरी जो होती है वो होती है टीबी में, और एक सुपर कंप्यूटर की मैक्सिमम मेमोरी होती है आपके पास पीबीएम में, यानी कि पेटाबाइट। तो हमारे पास ये सही सीक्वेंस जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि पावर लॉस होने के बाद डेटा स्टोरेज या रिटेंशन को क्या कहा जाता है। देखिए, डाटा स्टोरेज को लेकर के आपके पास दो तरह की मेमोरी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब वैलिडिटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गई, मेमोरी खत्म, जैसे रैम, रैम पर आप काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई, आपके पास वो मेमोरी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। बट हार्ड डिस्क में क्या होता है कि मेमोरी, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी डेटा क्या रहता है आपका, स्टोर रहता है। तो हार्ड डिस्क किसका एग्जाम्पल है, नॉन वोलाटाइल, और रैम किसका है आपका, वोलाटाइल मेमोरी का। तो यहां पर कह रहा है कि रिटेंशन को क्या कहा जाता है, डाटा स्टोरेज, पावर लॉस होने के बाद भी डेटा आपका बना रहे, तो ये हो जाएगा आपका नॉन वोलाटाइल स्टोरेज होगा। इसके बाद कहा गया है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फोटो एडिटिंग और डेटाबेस प्रोग्राम किसके उदाहरण हैं। तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमने अभी रिसेंट में ही क्लास में कंबाइंड वाले बैच में पढ़ाया था, और हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके सब कैटेगरीज को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था। इसके बाद है कि रैम कहाँ स्थित होता है। तो रैम स्थित होता है आपका मदरबोर्ड में। एक चीज देखिएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, प्राथमिक मेमोरी और क्या हो गया द्वितीयक या सहायक मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी वैसी मेमोरी जो कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड से जुड़ी रहती है, इसकी मेमोरी कैपेसिटी कम होती है लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग या उनके प्रोसेस करने की स्पीड बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो रैम कैसी एक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, यानी कि मुख्य मेमोरी है जो मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड हार्ड डिस्क की तुलना में ज्यादा है, बट स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है आपको कम मिलेगी। यदि कोई कंप्यूटर अन्य किसी सिस्टम को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो इसे क्या कहा जाता है, यह होगा आपका डेटाबेस सर्वर। इसके बाद है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होगा, यह होगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट आपके पास है कि कैस्ट्री के बारे में लिखने में कौन सा कथन आपके पास सही है। तो यहां पर आपके पास कैस्ट्री के लिए जो सबसे पहला ऑप्शन ए है, कैस्ट्री भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है जिसकी स्थापना 5 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा की गई। देखिए, कैस्ट्री के नेटवर्क को जब आपके पास बनाया गया था ना, तो कैस्ट्री नेटवर्क के कारण क्या हो पाया कि जो एटीएम है वहां पर आप सभी प्रकार के बैंकों के आप क्या कर पाते हैं कि एटीएम का प्रयोग कर पाते हो। कैस्ट्री में अगर हम देखें कि कैस्ट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जब इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, तो 2003 में यहां पर 5 बैंक्स जो थे, इन 5 बैंक्स में आपके पास सिंडिकेट बैंक, इसके बाद क्या है बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इसके बाद है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और लास्ट आपका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 1, 2, 3, 4 और 5, इन पांचों बैंकों ने क्या किया था, आपका इंटर नेटवर्क के बारे में आपकी स्थापना किया था। वर्तमान में इसमें छठे बैंक के रूप में आपके पास पाएंगे कि देना बैंक भी क्या हो चुका है आपके पास, बाद में जुड़ चुका है, बट स्थापना के समय 5 बैंकों ने क्या किया था, आपका इंटर नेटवर्क की आपकी स्थापना
की थी। तो इसी को नाम दिया गया था आपका कैश ट्री, जो एटीएम के ट्रांजेक्शन्स के लिए सभी प्रकार के कार्डों की स्वीकृति को क्या करता है, आपका प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि गूगल द्वारा विकसित किया गया एआई टूल का नाम क्या है, तो ये है आपका जेमिनाई है। इसके बाद है नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस द्वारा संदेश को संसाधित करने से पहले रखने के लिए आवश्यक समय को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका क्यूइंग टाइम कहते हैं। क्यूइंग क्वेरी मतलब कि जैसे पंक्ति में खड़े रहें, अपनी पंक्ति का इंतजार करें, क्यूइंग टाइम आप उससे भी याद कर सकते हैं, जो कि सर्वर के लोड के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि वो क्या होता है कि जैसे ट्रांसमिशन टाइम होता है 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 2 मिनट, इस तरह को वो समय है, बट यहाँ पर क्यूइंग टाइम जो होता है वो सर्वर के लोड के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस इंटरफेस पर ट्रैफिक निर्देशन फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है। बहुत सारे जगहों पर आपको ये आंसर आपका मॉडेम और राउटर में कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, बट आपको बता दें कि राउटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो नेटवर्क को फिल्टर करने का काम करता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही कह रहा है कि नेटवर्क ट्रैफिक, तो नेटवर्क को फिल्टर करना ये होगा आपका राउटर। मॉडेम का बेसिकली अगर टेक्निकल काम कहें तो इसका काम होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, जब दोनों एक साथ होंगे तो ये काम है आपका मॉडेम का, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में जब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों एक साथ होंगे तो एक वर्क करता है आपका मॉडेम। और यहां पर इस क्वेश्चन का कह रहा है कि इंटरफेस ट्रैफिक का निर्देशन फंक्शन के लिए, तो ये आंसर होगा आपका राउटर। इसके बाद है एमएस एक्सेल में मैक्रो प्रोग्राम को लिखने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये होगा आपका विजुअल बेसिक। उसके बाद है आपके पास भीम एप्लीकेशन, आपके पास पूछा गया है कि भीम एप्लीकेशन जो है वो किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका एनपीसीआई। एनपीसीआई का मतलब होता है एनपीसीआई का जो फुल फॉर्म है वो है आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीआईसी के द्वारा भीम का किया गया था भीम एप्लीकेशन। और भीम का भी अगर हम फुल फॉर्म कहें तो हम कह सकते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भीम एप्लीकेशन का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और ये डेवलप की गई थी एनपीसीआई के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक शैक्षणिक सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर मैटलैब, गूगल अर्थ और नासा विंड, वर्ल्ड विंड, ये तीनों ही इसके शैक्षणिक होंगे सॉफ्टवेयर, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि वर्तमान में निम्नलिखित में कौन सा सबसे तेज आपके पास कंप्यूटर है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एरावत। अगर हम देखें वर्तमान में वर्ल्ड के टॉप 500 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स में एरावत 75 रैंक पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वर्तमान में आपके पास, और वर्तमान में ये कहां पर है आपके पास, सीडेक पुणे में आपके पास ये कंप्यूटर क्या है आपका स्थापित है। इसके बाद पूछा गया है कि योजना आयोग के 1989 की रिपोर्ट के अनुसार आपके पास झारखंड के कृषि जलवायु क्षेत्र को किस वर्ग में बांटा गया है, तो इसका आंसर होगा पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी तीरंदाज नहीं है, तो मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा मेहता और दीपिका कुमारी, ये सभी आपके पास क्या है कि तीरंदाज है। और अरुणा मिश्रा जो है, अरुणा मिश्रा, इनका संबंध आप पाते हैं बॉक्सिंग के साथ में, आप इनको देखेंगे। ठीक है, और 2003 जो है आपके पास एशियन ओलंपिक जो था, एशियन चैंपियनशिप था, उन्होंने भारत के लिए गोल्ड भी जीता था, तो इंडियन बॉक्सर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है, तो ये झारखंड में मनाया जाने वाला पर्व है आपका टूसू पर्व। तो टूसू पर्व में क्या होता है कि मकर संक्रांति के दिन विशेषतः जो लड़कियां होती हैं वो लकड़ी या बांस का एक सुसज्जित आपका चौखटे बनाती हैं और रंगीन कागज से सजा करके उसको नजदीक की जो नदी होती है उसमें वो प्रवाहित करके आती हैं। नेक्स्ट है, अभी से 2 दिन पहले ही हम लोग जस्ट ये पढ़ रहे थे कि अलग अलग जैसे जो स्टील प्लांट्स इंडिया में कब और किसके सहयोग से स्थापना की गई थी, हम लोग इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में इसको पढ़ा भी रहे थे। और ये देखिए आपको मिल भी गया कि बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से यहाँ पे बनाया गया था, और कब बना था ये 1964 में आपका बनाया गया था। तो ध्यान में रखेंगे बोकारो स्टील प्लांट 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बना था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पहला ईसाई मिशन झारखंड में आया था, तो इसका आंसर होगा आपका गॉस्टन मिशन। नेक्स्ट है, रोहिणी देवघर में 1957 में विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या स्थानीय सैनिकों के द्वारा की गई थी, तो उसका उत्तर होगा नॉर्मन लेस्ली।
तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी? इसका आंसर होगा 1785। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का को निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते समय वीर गति की प्राप्ति हुई थी? तो इंडो पाक वार 1971 में उन्हें क्या हुआ था कि वीर गति की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर पूछा गया है कि कौन से जलप्रपात जो हैं वो सही प्रकार से सुमेलित नहीं है। तो हम देखेंगे कि दसम रांची में, जोन्हा रांची में, सदानी जलप्रपात गुमला में, पंचघाघ जो है ये रांची के ही निकट खूंटी जिले में आपको मिलता है। यहां पर ये लातेहार क्या है, आपके पास एक रॉन्ग मैच यहां पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कि जे बार्थोलोमेव किस कॉलेज के छात्र थे? तो ये होगा आपका सेंट कोलंबा कॉलेज का है। नेक्स्ट आपके पास है कि अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह का क्या नाम दिया था? इसका उत्तर होगा गंगा नारायण का हंगामा। नेक्स्ट आपका है कि ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा के रांची जेल में ही मृत्यु का क्या कारण बताया था? तो ये कॉलरा है। कॉलरा को हिंदी में हम आप हैजा नाम से हम लोग जानते हैं, जो काफी एक घातक बीमारी मानी जाती थी। नेक्स्ट है कि बसिया थाना के कुम्हरी गांव में जूरी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते समय तेलंगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और तत्पश्चात उन्हें किस जेल में कैद किया गया था? तो उन्हें गिरफ्तार करने के बाद से कोलकाता जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी? तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा अगर कहा जाए तो यह होगा जयपाल ने नाग। और अगर पूछा जाए कि बिरसा मुंडा जी के आध्यात्मिक गुरु अगर पूछे जाए तो आध्यात्मिक गुरु है आनंद पांडे, और अगर प्रारंभिक शिक्षा पूछी जाए तो यह होगा जयपाल नाग। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास है जयपाल नाग उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है? तो इसे परिया के नाम से जाना जाता है। संथाली लिपि ओल्ड चिकी का आविष्कार किसने किया था? तो ये उत्तर होगा पंडित रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट है कि संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है? तो इसे घोटुल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित आपके पास नहीं है? तो यहां पर अगर हम देखें कि सुमेलित ना होने वाले में अगर हम देखें तो यहां पर हल्दी घाटी मंदिर जो है, ये हल्दी घाटी मंदिर आपके पास गुमला में स्थित है, और यहां पर मैचिंग में दिया गया आपका गढ़वा। तो ये मिलान आपके पास क्या है? गलत है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना कहां की गई थी? तो ये डाल्टेज में आपका किया गया था। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डैश से संबंधित थे जिन्हें बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास का सजा हुआ था। तो ये किन्हें था? आपका इब्राहिम मंडल को क्या किया था? बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। निम्न में से किन स्थानों में किंगफिशर पक्षी पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका उधवा झील पक्षी अभयारण्य जो है। और अगर आप देखें कि कल के एग्जाम में यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसी अभयारण्य से संबंधित आपके पास पूछे गए थे। पहला तो यह है कि किंगफिशर पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, दूसरा कि कहाँ पर किस जिले में स्थित है। तो ये आपका उत्तर क्या होगा कि साहिबगंज जिला आपका इसका उत्तर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि सुधींद्र नारायण सिंह किस कला से संबंधित हैं? तो सुरेंद्र नारायण सिंह का संबंध हम लोग जानते हैं छऊ नृत्य से, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? आपका नृत्य होगा। नेक्स्ट है कि असुर जनजाति में मृत शरीर को कहां दफनाया जाता है? तो देखिए, असुर जनजाति में मृत शरीर को घर के जो आंगन होते हैं उस आंगन में दर्शाया जाता है, और इस आंगन को हम किस नाम से जानते हैं? आपका शासन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर उत्तर नंबर क्या होगा? आपका सी होगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की अवैध रूप से बेची गई भूमि को बहाल करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो ये जिम्मेदारी दी जाती है डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर यानी कि उपायुक्त को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस पेंटिंग में सीकी देवी का चित्रण किया गया है? तो ये होगा आपका कोहबर पेंटिंग में आपके पास ये चित्रण आपको देखने को मिलता है। और आपको पता होना चाहिए कि सोहराई और कोहबर यही 2 कलाएं हैं जिसको झारखंड में जीआई टैग क्या है आपका प्राप्त किया गया है, जो बेसिकली आपके पास हजारीबाग जिला से संबंधित मानी जाती हैं। झारखंड में किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए, नेतरहाट, ओरमांझी और गोला इन तीनों स्थानों में होगा, यानी कि इन सब से यहां पर उत्तर आपको होगा। छोटा नागपुर में कि इनमें से किसने आदिवासी नेता संविधान सभा का सदस्य थे? तो ये होगा आपका जयपाल सिंह, यहां पर उत्तर होगा। बाटेन जलाशय परियोजना का संबंध किससे जुड़ा है? तो ये पलामू जिला से संबंधित है। और पूछा गया है कि आपके पास झारखंड में आदिवासी जनजातियों के फूलों का त्योहार क्या है? तो बसंत के मौसम में मनाया जाने वाला जो सरहुल है, जो सखुआ के फूलों के साथ में होता है, ये आपके पास उत्तर होगा। नेक्स्ट है वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व का अधिकतम सीमा क्या है? तो देखिए, इसका उत्तर हमने 4 हेक्टेयर बताया है, लेकिन हम ये वेट करेंगे कि आयोग इसका उत्तर क्या देता है। बट हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर होगा
हेक्टेयर। हमें यह देखना है कि आयोग यहां पर क्या उत्तर इसके लिए देता है। नेक्स्ट है कि उधवा झील अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो यह होगा आपका साहेबगंज। थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन को देख लिया था। झारखंड के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, तो ये आपके पास है छऊ नृत्य। और आपने देखा होगा कि आईपीएल 2022 के समापन समारोह में भी छऊ नृत्य का क्या किया गया था कि प्रदर्शन आपके पास किया गया था। और बेसिकली हमें पता है कि छऊ नृत्य जो है इसका संबंध आपका सरायकेला खरसावां जिला से है। तो छऊ नृत्य आईपीएल में जो है ईचागढ़ जो है सरायकेला खरसावां के जो कलाकार थे वहां के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद है कि संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया भाषा मुंडा भाषा परिवार से संबंधित हैं, जबकि उराव, कोरवा, पहाड़िया, माल्टो किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा आपका द्रविड़ भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन का नाम बदल करके महासभा कर दिया गया है, तो अगर यहां पर देखें तो इनमें से कोई भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1939 में क्या किया गया था कि जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आपके पास उन्नति समाज 1939 में उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। और इसी का नाम बदल करके क्या किया गया था, आगे चल करके क्या किया गया था, आदिवासी महासभा आपका कर दिया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, आपका जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा गया है कि 2024-25 जो है झारखंड का जीएसडीपी मतलब कि इस गवर्नमेंट आपके पास ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, तो ये आपके पास क्या है 7.7% आपका आंसर होगा। झारखंड के किस जिला में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी ने तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा की है, तो यह देवघर शहर के लिए घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि तेनुघाट तापीय विद्युत स्टेशन की कुल स्थापित बिजली क्षमता उत्पादन की क्षमता कितनी है, तो यह 120 मेगावाट होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि पीबी अभ्यम जो है यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में क्या किए गए हैं कि 2 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना किए जाने की प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट आपके पास है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा है, तो इसमें क्या है कि 2500 रुपए का स्टाइपेंड छात्रों को क्या होता है कि कोचिंग क्लासेस के लिए क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए पायलट परियोजना का संचालन कहां किया जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा जामताड़ा के कास्ता कोयला ब्लॉक में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह आर्टिकल 159 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो अगर हम देखें कि 10 मौलिक कर्तव्य जो थे वो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपके पास था, लेकिन 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य क्या था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधानों के बारे में क्या करता है, आपका बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है, तो ये सभी समितियां हैं। वाईके अलग समिति जो है इसका संबंध क्या है कि गरीबी के मापन से हम लोगों ने देखा था, और अभी रिसेंट में हम लोगों ने गरीबी और बेरोजगारी का टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको बताया भी था कि वाईके अलग समिति जो है इन्होंने क्या किया था कि शहरी और ग्रामीण स्तर पर अलग अलग क्या किए थे, गरीबी के मापन के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका 6 है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, बट वर्तमान में अभी क्या है कि इनमें 6 राज्य हैं जहां पर आपको विधान परिषद आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम आपको इसकी लिस्ट भी अगर हम बता दें तो वर्तमान में आपके पास आंध्र प्रदेश, दूसरा आपके पास है कर्नाटक, तीसरा आपके पास है उत्तर प्रदेश, चौथा आपके पास हो जाएगा बिहार, पांचवा आपके पास हो जाएगा तेलंगाना, और छठा के रूप में आप यहां पे लिख सकते हैं महाराष्ट्र। इन सभी 6 राज्यों में वर्तमान में अभी क्या मिलेगा, आपको विधान परिषद देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में निम्नलिखित में कौन सा विषय आता है, तो इसके अंतर्गत खानों और तेल क्षेत्रों के श्रम और सुरक्षा का नियमन शामिल किया गया है। नेक्स्ट है
कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो ये प्रकाशित किया जाता है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वर्तमान में यहां पर जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है फिनेंशियल 2024 के लिए, तो भारत के लिए इन्होंने जीडीपी ग्रोथ कितना एक्सपेक्टेड किया आपका 6.6% की विकास दर। और इसी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि विश्व के सभी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था वर्तमान में कौन है, आपके पास है भारत है। और इन्होंने प्रिडिक्ट कितना किया है कि जीडीपी ग्रोथ 6.6% क्या किया गया है, रिपोर्ट इंडिया की ग्रोथ बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि कौन सा देश काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है, तो वहां पर उत्तर होगा आपका मोल्दोवा। नेक्स्ट आपके पास है कि निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है, तो यहां पर किताब उल हिंद है जो अल बरूनी के द्वारा क्या किया गया था, लिखा गया था, और ये यहां पर क्या होगा कि सही मिलान नहीं है, तो उत्तर क्या होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुव्रत की अवधारणा का समर्थन किसने किया था, तो देखिए अनुव्रत का मतलब होता है अनु मतलब कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, और व्रत का मतलब यहां पर बताया गया है कि अहिंसा, यानी कि अनुव्रत का मतलब यह बताया गया है कि जाने या अनजाने में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की भी अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं की जाए, इसके प्रावधान को कहां से जोड़ा गया आपका जैन धर्म। इसलिए आप देखते होंगे कि वहां पर वो हमेशा क्या करते हैं कि अपने मुख को ढक करके रखते हैं, शाम के समय में भोजन नहीं करते हैं, ताकि जाने अनजाने में जीवों की अहिंसा ना हो। तो ये अनुव्रत कहां से संबंधित है, आपके पास जैन धर्म से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि लोथल क्या है, तो देखिए बेसिकली आप लोथल के बारे में आप देखते हो कि बंदरगाह, लेकिन यहां पर क्या किया गया है कि एक ट्विस्ट के तौर पे गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड यहां पर उसकी अंग्रेजी इस्तेमाल की गई है। कालीबंगा क्या है, ये जुता हुआ खेत है। धौलीवीरा आपके पास हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाला एक शिलालेख, और बनावली क्या है आपके पास त्रिकौटा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहां पर हमारा आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वंश उनकी राजधानियों का सही मिलान नहीं है, तो यहां पर आपके पास आंसर क्या होगा आपका यादव, जो कि मथुरा के साथ में नहीं है, बल्कि यादव जो है ये देवगिरी जो था, और वर्तमान में ये 12वीं से 14वीं सदी के बीच में अगर देखें तो यादव वंश जो था वो देवगिरी में था, और ये देवगिरी वर्तमान में अगर आप पाएं तो ये दौलताबाद के नाम से आपको महाराष्ट्र में वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल नहीं है। देखिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मतलब यह होता है कि ऐसी विरासत जो कला या संस्कृति से संबंधित होता है, तो यहां पर जो थयम है ये इस सूची में शामिल आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका है कि कश्मीर के कनिष्क के संरक्षण की चौथी बौद्ध संगति कहां हुई थी, तो इसके उपाध्यक्ष पूछा गया है। तो अगर अध्यक्ष देखा जाए तो वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष यहां पर कौन थे आपके पास अश्वघोष थे। तो आपके पास 94 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष है। और इसी समय में आप देखेंगे कि आप ये देखिएगा कि बौद्ध संगति में आपका हीनयान और महायान के वर्गों के रूप में वर्गीकृत होता आपको देखने को मिलेगा चौथी बौद्ध संगति में। नेक्स्ट आपके पास क्या है, तो देखिए अगर उपाध्यक्ष पूछा गया है अश्वघोष, अगर अध्यक्ष पूछा जाता तो वसुमित्र आपका उत्तर होता। भारत की संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था, तो यह है आपका कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे किसके अंतर्गत किया गया था, आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 है। इसके बाद है कि किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे, तो यह होगा आपका टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यानी कि भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए इनमें से कोई भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 18 से अगर इसका उत्तर सही में एक्चुअल अगर देखें तो 1970 में आपके पास केशव चंद्र जो हैं, केशव चंद्र सेन के द्वारा आपके पास भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मालाबार तट पर मार्च का आयोजन किया था, तो इसका उत्तर होगा आपका सी राजगोपालाचारी, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा कहां स्थित है, तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इसका उत्तर होगा। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहां स्थित है, तो ये है आपका कोलकाता में स्थित होगा। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है कि अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यह किन राज्यों से होती है, तो अगर हम देखें कि हमारे दिल्ली से शुरू होते हुए ये कहां तक है आपका राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक फैली हुई है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए उत्तर होगा।
नेक्स्ट है आपके पास पूछा गया है कि वनस्पतियों के संरक्षण की इन सीटू विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल नहीं है। तो जीएस की क्लास में भी हाल में ही हम बता रहे थे कि बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के अंतर्गत इन सीटू और एक्स सीटू मेथड लिए जाते हैं। इन सीटू का मतलब होता है कि जब वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण उनके ही वास्तविक या परिवेश में किया जाता है तो उसको कहते हैं इन सीटू, और जब उनके अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा के जीव जंतुओं या पादपों का दूसरे जगह संरक्षण किया जाता है तो उसको कहते हैं एक्स सीटू। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे प्राणियों और पादपों का संरक्षण उनके ही वास स्थान में किया जाता है। तो ये तीनों इन सीटू हैं, जबकि वनस्पति उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन जो होता है ये एक्स सीटू है। जैसे अगर आप रांची में देखें तो रांची में आपके पास राज्यपाल भवन के बगल में जस्ट आपके पास है नक्षत्र वन, जो कि एक उदाहरण है बॉटनिकल गार्डन का उदाहरण आपको यहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन का उत्तर क्या होता है। तो देखिए बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि किसी जलाशय में जैसे कोई प्रदूषक है तो उसके प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि होना। मान लेते हैं कि जलाशय में आपके पास 0.00003 आपके पास ppm है, ठीक है। इसको फाइटोप्लैंक्टन जो छोटी जो घास होती है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जल में विकसित हो रही है, तो उनमें मान लेते हैं कि 0.2 ppm आपके पास हुआ, ठीक है। इस छोटी घास को मान लेते हैं कि छोटी मछली ने खाया तो उसके अंदर ये 0.5 ppm आपके पास हो गया। इस छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया तो उसके अंतर्गत मान लेते हैं कि आपके पास 2 ppm है, और इसको किसी बगुले ने खाया तो उसके अंतर्गत 20 ppm है। तो देखिए प्रत्येक स्तर पे ये प्रदूषक का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। तो इसी को कहते हैं आपका बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक के कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता में वृद्धि का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जल निकायों का यूट्रोफिकेशन से संबंधित नहीं है। तो देखिए यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि सांद्रता के मतलब कि जैविक सांद्रता का बढ़ना, और जैविक सांद्रता जब भी बढ़ेगी तो उसका अर्थ होता है कि घुलित ऑक्सीजन की मांग का क्या होता है, आपका कम होना। और यहां पर क्या हो जा रहा है कि कह रहा है कि संबंधित नहीं है तो घुलित ऑक्सीजन की मांग में कमी होती है, वृद्धि नहीं होती है। तो ये उत्तर क्या होगा, यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उत्पाद के बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए उत्पाद की कारक लागत में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाता है। तो सभी अप्रत्यक्ष करों के योग को उसमें जोड़ा जाता है। निम्न क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, जो है आपके पास रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1949, यहां पर उत्तर आपको देखने को मिलेगा। यदि आरबीआई कैश रिजर्व के अनुपात को कम करता है तो बैंक सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बैंक सृजन यहां पर क्या होता है, बढ़ेगा। अगर इकोनॉमिक्स के सेक्शंस के डिटेल्स वीडियो आप चाहते हैं और ये कंसेप्ट को अगर समझना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं, इनके डिटेल्स आपको बताए जाएंगे, उसकी कंप्लीट एनालिसिस भी आपको दी जाएगी। कह रहा है कि भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए हेड काउंट मेथड जो है वर्तमान में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। कैलोरी मेथड भी है, बट कैलोरी मेथड के बदले अगर पॉवर्टी को मेजर किया जा रहा है तो बेसिकली पूरी दुनिया में चाहे भारत में हेड काउंट मेथड या सिर गिनने के अनुपात को प्रयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को भारत विश्व शहर संस्कृति मंच का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है। तो ये उत्तर होगा आपका बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी का नाम क्या है। तो इसका उत्तर होगा आपका अरिहंत है। अरि का मतलब होता है दुश्मन और हंत का मतलब होता है दमन करना या मारना। तो यहां पर INS अरिहंत क्या है, यहां पर उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि ब्लैक लंग रोग। तो ब्लैक लंग रोग का एक ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। ब्लैक लंग मतलब क्या हो गया, कोयला खदानों का काम करने वाला। इसी तरह से आप देखें व्हाइट लंग जो होता है तो कपास यानी कि कॉटन इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के छाती में या लंग्स में होने वाला रोग होता है आपका व्हाइट लंग, और कोयला के खदानों में काम करने वाले लोगों को होता है आपका ब्लैक लंग रोग होता है। ये भी क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में हमने अपने कार्यस्थल पे होने वाले उत्पन्न रोगों में आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो थायराइड। अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो वो आपके पास क्या हो जाएगा कि जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो होगा आपका लीवर। लेकिन पूछा गया है कि यहाँ पर अंतःस्रावी एंडोक्राइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थायराइड उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि सिंकोना के किस भाग से एक दवा प्राप्त होती है। तो सिंकोना के छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है जो मलेरिया के उपचार में क्या होती है, प्रयोग होती है। तो यहां पर उत्तर होगा आपका छाल।
नेत्रदान में आंखों के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो कॉर्निया, ये जो ब्लैक बल्की डायफ्राम आप देख रहे हैं, कॉर्निया का ही प्रत्यारोपण क्या होता है आपका, किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक हाइबरनेटिंग मेंढक किसके द्वारा श्वास लेता है? तो देखिए हाइबरनेशन का बेसिकली आपने वर्ड सुना होगा भालुओं के बारे में, कि भालू क्या करते हैं कि शीत ऋतुओं में क्या होते हैं कि शीत निद्रा में चले जाते हैं, ठंडे के दिनों में शीत निद्रा में चले जाते हैं और कई महीनों तक भूखे प्यासे क्या करते हैं, अपने आप के ऊर्जा के शरीर को ऊर्जा को बचा करके रख सकते हैं। तो हाइबरनेटिंग का प्रोसेस गर्मियों के दिन में मेढकों में भी देखने को मिलता है। और आपको पता होना चाहिए कि मेढक में श्वसन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक है कि फेफड़ों के द्वारा जब वो जमीन पर हैं, और दूसरा होता है त्वचा के द्वारा जब वो पानी में होते हैं। तो जब वो हाइबरनेटिंग कर रहे हैं तो तालाब में बिल बना करके उन बिलों के अंदर वो छिप जाते हैं और साथ ही साथ अपनी त्वचा के द्वारा भूमि के छोटे छोटे छिद्रों में उपस्थित जो वायु होती है उनको लेकर के वो हाइबरनेटिंग के द्वारा शोषण करते हैं। किसके द्वारा? त्वचा की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई पक्षियों की मधुर ध्वनि उनके छाती के भीतर गहरे दबे एक रहस्यमय ढंग से आती है। पक्षियों के ऐसे स्वर बक्से को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका सरिंक्स कहा जाता है। सिलिका जेल युक्त एक छोटा पाउच अक्सर गोली या पाउडर के रूप में दवा की बोतलों में रखी जाती है। तो इस सिलिका जेल का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली करते हैं क्या, कि उस बोतल के अंदर की नमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नमी को अवशोषित करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालाब और कुओं में निम्नलिखित में किसकी रिहाई मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करती है? तो ये है गंबूसिया मछली। आज से पहले इस क्वेश्चन को पूछने का ट्रेंड ये होता था कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है? तो गंबूसिया मछली। जिस क्षेत्र में बाढ़ आते हैं बड़ी मात्रा में वहां पर क्या पानी में गंबूसिया मछली छोड़ी जाती है, जो मछली के लार्वा को खा करके खत्म करते हैं और वहां पर मछलियों का प्रकोप क्या होता है, नहीं पनप पाता है। तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा आपका, गंबूसिया मछली होगा। नेक्स्ट है कि डोडो या राफस को क्लार्क्स जो है एक उड़ान रहित पक्षी है, आईयूसीएन के अनुसार इसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये एक विलुप्त पक्षी है। जिस प्रकार से डायनासोर को एक आप विलुप्त पक्षी की श्रेणी में रखते के हैं, उसी तरह से आपके पास डोडो को भी एक विलुप्त प्राणी की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है कि फलों और सब्जियों का जो लाल रंग है, गुलाबी नीले जो रंग है, तो बेसिकली देखिए लाल रंग जो होता है ये एंथोसाइनिन के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पीतल हवा की उपस्थिति में किस गैस के कारण विरंजित हो जाती है? तो यहां पर उत्तर जो होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड उत्तर देखने को मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण क्या होता है कि कॉपर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड के रूप में आपके पास कॉपर टूटता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, डिके होना आपका शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है कि 6 आवश्यक पोषक तत्वों को श्रेणी में बांटा गया है। देखिए मैक्रोन्यूट्रिशन मतलब क्या है, दीर्घ पोषक तत्व, और माइक्रोन्यूट्रिशन का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और जल को दीर्घ पोषक तत्व बताया जाता है, जिनकी बड़ी मात्रा में हमारे पोषण में आवश्यकता होती है। तो ये तो कैटेगरी सही है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पानी, बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वसा को जो रख दिया गया है ये क्लासिफिकेशन आपका गलत है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और जल हमारे पोषण में बड़ी मात्रा में आवश्यक पदार्थ होते हैं। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए वसा होगा। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा भाग हमें केसर देता है? तो ये होगा वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। और दूसरा आपके पास एक क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाता है कि लौंग किस भाग से प्राप्त होता है? तो वो कली से प्राप्त होता है। और यहाँ पे ध्यान में रखना है केसर क्या होगा आपका, पुंग केसर यानी कि वर्तिकाग्र का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस तत्व के लवण आतिशबाजी के रंग प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो स्ट्रोंटियम और बेरियम का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अगर आप देखें स्ट्रोंटियम का प्रयोग क्या होता है कि डार्क रेड कलर, और आपके पास जो बेरियम होता है ये ब्राइट ग्रीन कलर यानी कि हरे रंग को प्रदान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लवण क्या होते हैं, आतिशबाजी में रंगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर एक धातु चुंबकीय गुण क्या होता है आपका, खो देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा। एंटासिड के रूप में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर हम लोग एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का होल 2 का क्या करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? तो यह ऑक्टेन संख्या के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि फलों के प्रिजर्वेटिव के रूप में किसका होता है? तो देखिए जो भी जूस निकाले जाते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपका सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि सोडियम बेंजोएट के फॉर्मूले को भी पूछा जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला जो होगा ये होगा आपका C7H5NaOH
O2, ठीक है। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका C7H5Na O2 उसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ों के बनाने में किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा एल्युमिनियम सल्फेट, आंसर देखने को मिलेगा। चूहे के जहर के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये होगा आपका जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने में भी हम लोग करते हैं, पेस्टिसाइड में भी करते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। मैथ्स में आपके पास पूछा गया है कि 60 और 50 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर की गति से एक ट्रेन सामान्य रूप से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। हालांकि यदि प्रत्येक घंटे एक निश्चित समय अंतराल के रुकती है तो इसकी औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब कि एक घंटे के लिए यहाँ पर जो पूछा गया है कि प्रत्येक घंटे के लिए ट्रेन कितने समय के लिए रुकती है, तो ये होगा आपका 10 मिनट यहाँ पर उत्तर होगा। अगर मैथ्स के सेक्शन के भी डिटेल वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक खुदरा विक्रेता के पास n पत्थर हैं और इन पत्थरों को संतुलन दोनों और रखते हुए 1 किलो से 121 किलो तक के सभी मापों को कर सकता है, तो n का न्यूनतम मान यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 33 का क्यूब इज ग्रेटर देन 3 का पावर 33, और नेक्स्ट ऑप्शन 2 है कि 33 इज ग्रेटर देन 3 का क्यूब का होल क्यूब। तो ये दोनों में से ना तो एक सही है और ना तो दो क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 22 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 35 है, तो इसका वैल्यू आपको पूछा गया है, तो इसका मान होगा आपका 758 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x सप्ताह, x दिन, x घंटे, x मिनट और x सेकंड के कुल कितने सेकंड होते हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 694861 इंटू x आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि एक बल्लेबाज 12 पारियों के लिए रनों की एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में वो 96 रन बनाता है, तो उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो उसका उत्तर होगा आपका 36। क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसका सॉल्यूशन एक्चुअल में रॉन्ग आ रहा है। यहां पर चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होंगे, इसका उत्तर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखना है आयोग यहां पर क्या उत्तर देता है, बट हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर आ रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुपात में 60 रुपए प्रति किलो वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलो वाली चीनी के साथ मिलाया जाए तो मिश्रण 56 रुपए प्रति किलो पर बेचने पर 12% का लाभ होगा, तो इसका उत्तर होगा 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना ने अपनी कार बन्ना को 20% के लाभ पर बेची, बन्ना ने चन्ना को 10% के लाभ पर बेची, चन्ना ने इसे मन्ना को 9.09% की हानि पे बेचा। मन्ना ने अपनी कार खरीद मूल्य के 10% खर्च किया और अन्ना को फिर 8.3% के लाभ पर बेच दिया, तो अन्ना का नुकसान क्या है, तो अन्ना का नुकसान यहाँ पर क्या है आपका 23% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि एक ठोस लकड़ी के घन के अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, बची हुई सामग्री मूल घन के आयतन का कितना प्रतिशत होगा, तो इसका उत्तर होगा 21% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 में, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना हो, तो मूल शंकु की ऊंचाई नए शंकु की ऊंचाई का अनुपात का क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा 4:3 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 8400 रुपए की राशि एक निश्चित समय में 8.75% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 11,046 रुपए हो जाती है, तो 9,600 रुपए की राशि पर समान दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, तो ये होगा 3024 रुपए आपका होगा आंसर। 143 क्वेश्चन पूछा गया है कि दो संख्याओं का HCF 21 है, उनका LCM HCF 2 to 1 है। यदि एक संख्या 200 और दूसरी 300 के बीच है तो दूसरी संख्या का योग क्या होगा, तो ये होगा आपका 15 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि ट्रायंगल PQR में I त्रिभुज का अंतः केंद्र है और Q एंगल QIR 107 डिग्री है, तो एंगल P का मान क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा आपके पास 34 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त में AB और DC की दो जीवाएं हैं, जब AB और DC को बढ़ाया जाता है तो P पर मिलते हैं, और यदि PC 5.6 सेंटीमीटर और PB 6.3 सेंटीमीटर और AB 7.7 सेंटीमीटर है, तो CD की लंबाई क्या होगी, तो CD की लंबाई 10.15 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो टावर P और Q के पाद के ठीक मध्य बिंदु से उसके शीर्षों का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो P की ऊंचाई का Q की ऊंचाई से क्या अनुपात होगा, तो इसका अनुपात 1:3 आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कि 3.5 मीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है, यदि उसमें
15,400 लीटर पानी मिलाया जाता है तो बर्तन के पानी का स्तर में कितनी गिरावट आएगी? तो इसका उत्तर होगा आपका 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने घर से चलकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 10 मिनट की देरी से अपने ऑफिस पहुंचता है और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 18 मिनट की देरी से अपने ऑफिस पहुंचता है, तो घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी होगी? तो ये 16 किलोमीटर आपके पास होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी समूह के लोग 4 दिनों में एक काम को करने का फैसला करते हैं, लेकिन चूंकि हर दिन 20 आदमी बाहर हो जाते हैं इसलिए काम 7वें दिन पूरा हो गया, तो शुरुआत में आदमियों की संख्या कितनी थी? 114 होगी। हर दिन एक आम विक्रेता अपना आधा स्टॉक बेचता है और 10% स्टॉक रात भर में खराब हो जाता है। यदि 1983 आम 3 रात में सड़ गए तो उसके पहले दिन कितने शुरुआत की थी? तो ये हो जाएगा 24,000 आम। तो इस प्रकार से देखें कि कल 21 तारीख को पूछे गए सीजीएल के पेपर 3 के जो एग्जाम्स हैं, यहाँ पर 150 क्वेश्चंस को हम लोगों ने बहुत रैंडमली क्वेश्चंस और उसके आंसर को हम लोगों ने कंप्लीट लिया है। यदि आप इसके डिटेल वीडियो को चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम हर एक सेक्शन के डिटेल वीडियो और उसके कंसेप्ट और उसके ट्रिक के साथ में आपके साथ जल्द ही आपके पास वीडियो हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।